नमस्कार। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ एक महान योद्धा की तरह नहीं देखेंगे। नहीं, हम उन्हें एक राष्ट्र निर्माता, एक पॉलिटिकल थिंकर के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे विजनरी जिन्होंने एक छोटे से विचार को एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदल दिया। तो देखिए, आज की हमारी चर्चा का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम दक्कन के उस दौर के पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझेंगे, फिर स्वराज्य का जो आइडिया था उसकी गहराई में जाएंगे, उसके बाद उनकी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजीज का एनालिसिस करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि उनकी लेगेसी आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है। तो जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है वो ये है कि आखिर ये होता कैसे है। एक रीजनल लीडर जो बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड एम्पायर्स के सामने खड़ा है, वो अपना खुद का एक सॉवरन स्टेट, एक संप्रभु राज्य कैसे बना लेता है? यही सवाल है जो हमारी पूरी बातचीत का बेस बनेगा। तो चलिए 17वीं सदी के डेक्कन में चलते हैं। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा पॉलिटिकल बैटलफील्ड जहां हर वक्त उथल-पुथल मची हुई है। यहां पर बीजापुर और अहमदनगर जैसी बड़ी सल्तनतों का राज था, और ठीक इसी माहौल के बीच शिवाजी के पिता शाहजी भोसले एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे। अच्छा, तो इस पॉलिटिकल बैकड्रॉप से अब हम फोकस करते हैं शिवाजी के शुरुआती जीवन पर और उस विचारधारा पर जिसने उनके हर एक फैसले को शेप किया। और इस कहानी का जो सबसे अहम किरदार है वो थी उनकी मां जीजाबाई। देखिए, जीजाबाई ने सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई, उन्होंने रामायण और महाभारत की शिक्षाओं से शिवाजी के अंदर जस्टिस, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी जनता के लिए एक रूलर की क्या ड्यूटी होती है इसकी भावना को सींचा। उन्होंने सिखाया कि एक राजा का पहला और आखिरी धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है, और सच पूछिए तो यही वो सीख थी जो आगे चलकर उनके पूरे विजन की फाउंडेशन बनी। और यहीं से जन्म होता है स्वराज के रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट का। देखिए, स्वराज का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा सिस्टम था, एक ऐसा स्टेट जहां रूलर अपनी जनता के लिए अकाउंटेबल हो, जहां टैक्स सिस्टम फेयर हो, किसी पर जुल्म ना हो, जहां हर किसी को रिलीजियस फ्रीडम की गारंटी हो, और जहां लोकल लोग गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करें। अब जरा सोचिए, उस फ्यूडल सिस्टम के दौर में ये कितनी रैडिकल, कितनी नई सोच थी। तो सवाल फिर वही आता है कि बीजापुर सल्तनत, मुगल एम्पायर, इतनी बड़ी बड़ी ताकतों को शिवाजी महाराज ने आखिर चैलेंज किया तो किया कैसे? इसका जवाब उनकी ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रैटेजी में छिपा है। अच्छा, यहां दोनों साइड की फोर्सेस के बीच का फर्क समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ मराठा सेना जो हल्की थी, बहुत फुर्तीली थी और जिन्हें लोकल ज्योग्राफी का मतलब चप्पे चप्पे का पता था, और दूसरी तरफ सल्तनत और मुगलों की भारी भरकम फौज, स्लो और पूरी तरह से अपनी सप्लाई लाइंस पर डिपेंडेंट। बस इसी फर्क ने शिवाजी को अपनी स्ट्रैटेजी बनाने का एक यूनिक मौका दिया। तो शिवाजी महाराज ने किया क्या? उन्होंने गेरिला वॉरफेयर यानी कि छापामार युद्ध को एक प्रॉपर मिलिट्री डॉक्ट्रिन में बदल दिया। उन्होंने पहाड़ों और जंगलों को अपना हथियार बनाया, दुश्मन की कमजोर नस यानी उनकी सप्लाई और कम्युनिकेशन लाइंस पर चोट की, अचानक तेजी से हमला करो और फिर गायब हो जाओ। ये कोई रैंडम अटैक्स नहीं थे, ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड, सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। देखिए, ये जो इवेंट्स है ना, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये उनकी स्ट्रैटेजी के माइलस्टोन्स हैं। तोरणा, राजगढ़ जैसे किलों पर कब्जा करके एक बेस तैयार करना, फिर 165 में प्रतापगढ़ में अफजल खां वाला इंसिडेंट जो उनके पॉलिटिकल रियलिज्म को दिखाता है, और 166 में आगरा से वो लेजेंडरी एस्केप, ये सब उनके इनक्रेडिबल पेशेंस और इंटेलिजेंस का सबूत है। हर कदम एक कैलकुलेटेड मूव। चलिए अब बैटलफील्ड से हटकर गवर्नेंस की बात करते हैं, क्योंकि मिलिट्री विक्ट्रीज तो एक हिस्सा हैं, असली स्टेट बिल्डिंग तो एडमिनिस्ट्रेशन से होती है। एक राज्य सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बनता। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस हमें उनके अष्टप्रधान मंडल में साफ साफ दिखता है। इसे आप एक तरह का काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स समझ सकते हैं, बिल्कुल एक मॉडर्न कैबिनेट की तरह। हर मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम क्लियर कट थी। पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर, अमात्या यानी फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन रिलेशन से लेकर जस्टिस तक हर डिपार्टमेंट के लिए एक एक्सपर्ट था। इसी डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ने एक एफिशिएंट गवर्नमेंट की नींव डाली। और उनकी रेवेन्यू पॉलिसी, वो तो अपने समय से बहुत आगे थी। उन्होंने क्या किया कि बीच के जो मिडलमैन थे, जो जमींदार थे, उनको सिस्टम से हटा दिया। स्टेट अब डायरेक्टली किसानों से डील करता था। इसका मकसद बहुत साफ था, एक फेयर टैक्स सिस्टम बनाना, किसानों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना और एग्रीकल्चर को प्रमोट करना। जब हम एविडेंस देखते हैं तो पाते हैं कि उनकी रिलीजियस पॉलिसी टॉलरेंट होने के साथ साथ बहुत प्रैक्टिकल भी थी। मस्जिदों और कुरान की इज्जत की जाती थी।
सैनिकों को सख्त आदेश थे कि वो किसी भी सिविलियन या रिलीजियस साइट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सिर्फ कोई आदर्शवादी बात नहीं थी, ये स्टेट में स्टेबिलिटी और सोशल हार्मनी बनाए रखने की एक सोची समझी पॉलिसी थी। और अब हम कहानी के एक टर्निंग पॉइंट पर आते हैं, उनका राज्याभिषेक। ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी, नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। साल था 1674, एक ऐसा साल जिसने डेक्कन की पॉलिटिक्स की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। देखिए, ये कोरोनेशन असल में एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन था। छत्रपति का टाइटल लेकर शिवाजी महाराज ने फॉर्मली ये अनाउंस कर दिया कि मराठा राज्य अब एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन पावर हैं, मतलब अब वो किसी भी सल्तनत या एम्पायर के अंडर नहीं हैं। इस एक कदम ने उनके रूल को पूरी तरह से लीगल लेजिटिमेसी दे। तो आखिर में चलिए इस बात पर गौर करते हैं कि शिवाजी महाराज के सामने चैलेंजेस क्या थे और उनकी लेगेसी का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा। देखिए, उनका सबसे बड़ा चैलेंज तो एक्सटर्नली था, बड़े बड़े एम्पायर से लगातार लड़ते रहना। और यहाँ ये पॉइंट नोट करना भी ज़रूरी है कि जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हमारे पास हैं वो ज़्यादातर उनकी स्टेट बिल्डिंग की सक्सेसेस पर फोकस करते हैं, उनके रूल के लिमिटेशंस या इंटरनल क्रिटिसिज्म्स पर ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन उनका जो इम्पैक्ट था वो बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। उन्होंने मराठा एम्पायर की नींव रखी, जिसने आगे चलकर एक सदी से भी ज़्यादा इंडियन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया और मुगल एम्पायर के डिक्लाइन में एक बड़ा रोल निभाया। पर शायद उससे भी बढ़कर उन्होंने गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल दिया जो पावर को पब्लिक वेलफेयर से जोड़ता था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हिम्मत, एथिक्स और स्ट्रैटेजी, ये तीनों मिलकर एक लास्टिंग स्टेट की फाउंडेशन रख सकते हैं। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिस पर आप सोच सकते हैं, शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था? वो फिजिकल एम्पायर जो उन्होंने बनाया, या फिर स्वराज्य का वो पावरफुल पॉलिटिकल आइडिया जो वो हमारे लिए छोड़